इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें बनता हुआ दिखा तो भारत के संविधान ने अपने लोगों, भारत के किसी भी इलाके के अंदर अगर आप मौजूद हो और कहीं पर भी आप अगर आना जाना चाहते हो तो आप फ्रीली आ सकते हो, घूमो भैया और भारत जैसे खूबसूरत देश को जरूर देखो। जब हम बात ये करते हैं ना कि आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को आगे बढ़ाएं, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करें, उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। अपनी क्लास 11th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं अपना ये जो प्यारा सा हमारा विजय बैच है, इसके अंतर्गत एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर। और विजय बैच के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसको डील कर रहे हैं। आपका जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान वाला भाग है वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास 11th का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है भैया, हमारे इस प्यारे से चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान में अधिकार। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली समझने वाले हैं कि हमारे भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कितने तरीके के अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का हमारे लिए क्या मतलब होता है और इन अधिकारों का या फिर इन राइट्स का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इनकी शुरुआत किस किस तरीके से रही है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है हर एक सिटीजन के लिए। इस चैप्टर के अंदर हमें ये सारी बातें जानने को मिलेंगी। अब करना क्या है, हम लोग ना अपने आज के इसी एक पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर की पूरी कहानी को पढ़ लेंगे। बस आपको करना क्या है, बस आपके पास आपकी जो नोटबुक है या फिर जो कॉपी पेन पेंसिल है वो होनी चाहिए, और जो भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करता चलूं आप लोग उसे साथ साथ नोट डाउन करते रहें। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और हम लोग आप सभी के साथ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान में अधिकार इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले क्यों ना हम लोग ये डिस्कस करें कि आखिर इस चैप्टर के अंदर आखिर वो क्या क्या चीजें होंगी जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या फिर क्या क्या पॉइंट होंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस पॉइंट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारत के संविधान में ना हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या हैं, कितने, इनको समझेंगे, है ना। वैसे अपनी पिछली क्लासेस के अंदर क्लास 9th में, क्लास 10th में आपने जरूर इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया देख लिया होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा का पूरा आप क्या देखेंगे दोस्तों के ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर एक फंडामेंटल राइट की क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरीके से हर सिटीजन को अपलिफ्ट करने में, हर सिटीजन की जिंदगी को बेहतर बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन देता है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों रिट्स के बारे में, ये रिट्स क्या होती हैं, कौन इसको जारी करता है और रिट्स का आखिर मीनिंग क्या है, इसको समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हम लोग NHRC या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहते हैं। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आखिर है क्या, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए इस कमीशन को आखिर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम लोग DPSP भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि हर एक स्टेट या फिर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे कैसे अपने सिटीजन की जरूरतों को पूरा करना है ना। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि सिटीजंस के लिए क्या क्या आप देखते हैं दोस्तों की चीजें रखी गई हैं, सिटीजंस को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे ही हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी स्टेट को, स्टेट का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसे भी बताता है कि भाई आपको किस तरीके की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर स्टेट का मतलब कि हर जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो बेसिकली क्या करेगी दोस्तों, इस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। ध्यान देने की बात है क्या कि जब भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट वर्ड को यूज करते हैं तो यहां पर मतलब होता है गवर्नमेंट से, ठीक। और जब भी हम लोग कंट्री से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसका मतलब होता है वो जगह जहां पर आप रहते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ जब हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है नेशन, तो नेशन का मतलब होता है कि जब लोग किसी एक जमीन के टुकड़े में रह रहे हैं और वो उस इलाके से अपने आप को जोड़ते हैं तो वो इलाका नेशन कहलाता है। तो सिमिलर वर्ड आपको साउंड करते हैं बट इनका मीनिंग अलग अलग है। तो यहां पर जो स्टेट वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब है कि आपकी गवर्नमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से अपने देश को चलाएगी, वो हमें DPSP के अंदर देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से आपके सामने समझेंगे, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, क्या है, कब आया, क्यों आया और क्यों हटाया गया, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारा एक और पॉइंट है ना, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर बेसिकली आप देखते हैं दोस्तों कि इन्हीं सारे पॉइंट्स के अंदर हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो हमें अच्छे तरीके से कंक्लूड होता हुआ देखने को मिलेगा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि एक एक कर हम लोग अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं।
पूरे तौर पर आप क्लास में ध्यान रखिएगा और किसी भी तरीके का कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन हम लोग आपके सामने बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि बिल ऑफ राइट्स, a list of rights mentioned and protected by the constitution is called the bills of rights। तो बेसिकली अगर देखा जाए भारत का संविधान या फिर अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जितने भी आप क्या देखते हैं दोस्तों राइट्स हैं उनको लिख दिया गया है और इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों कि इन्हीं को हम लोग बिल ऑफ राइट्स के नाम से जान रहे हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट द इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, प्रोविजन गवर्नमेंट्स फ्रंट दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंश्योर रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। तो बेसिकली यहां पर यही बात बताई जा रही है कि जितनी भी गवर्नमेंट हो जहां पर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जहां पर हमें लोकतंत्र देखने को मिलेगा, तो हर लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होगी वो क्या करेगी दोस्तों, हर लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजंस के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, चाहे वो किसी भी जेंडर, चाहे वो किसी भी रिलीजन, चाहे वो किसी भी कल्चर से आता हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के अंदर रहने वाले हर एक सिटीजन को राइट्स देंगे और वो इंश्योर करेंगे कि इन राइट्स का किसी तरीके से कोई वायलेशन ना हो जाए, किसी के कोई राइट्स छीन ना ले। और अगर आपके राइट्स को छीन लिया जाए तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपके राइट्स को एक तरीके से वापस दिलाने की कोशिश करे, है ना। इसी पॉइंट को हमने यहां पर आपके सामने रखा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की कहानी और इसका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव किस तरीके से रहा है और भारत के संविधान के अंदर हमने कौन कौन से राइट्स को रखा है जिनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि इन राइट्स को ना आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपकी गवर्नमेंट हुई, आपका किसी भी तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि ये राइट्स आपसे नहीं छीने जाते और अगर आपसे इन राइट्स को आप देखते हैं कि कोई वायलेशन होता है, आपके इन राइट्स को कोई हैम्पर करने की कोशिश करता है या फिर आपके इन अधिकारों से कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है या फिर आपसे कोई भेदभाव करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर या फिर जो अपने राज्य की हाई कोर्ट है वहां पर जाकर अपने इन अधिकारों को वापस हासिल कर सकते हैं, आप जस्टिस हासिल कर सकते हैं। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान की यहां पर बात हो रही है या फिर फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग समझते हैं। और सबसे पहले ना दी मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार एज बैक इन 1920। और अगर देखा जाए ना, पंडित नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, उनके पिताजी हैं, उनके पापा हैं, ये कौन, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल साहब ने जो ये एक पेशे से वकील हुआ करते थे, लॉयर हुआ करते थे और उस टाइम के बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि वेल नोन वकील थे। ये क्या करते हैं 1928 के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और यहां पर ही इसी फ्रेमवर्क के अंदर एक तरीके का आप देखते हैं कि प्रपोजल बनाया जा रहा है कि जब भी इंडिया आजाद होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो जो पहला आप देखते हैं दोस्तों कि हमें मोतीलाल नेहरू कमेटी देखने को मिल रही है जो 1928 के अंदर बनाई गई है। उसी कमेटी के अंदर मोतीलाल साहब ने एक तरीके से यह बात कर दी थी कि भैया इंडिया के अंदर लोगों के पास राइट्स होने चाहिए। बिल ऑफ राइट्स का मतलब कि आपके जो राइट्स होंगे वो लिखे हुए होने चाहिए, इस बात को यहां पर इंडिकेट किया गया। इसी के साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। और भारत का संविधान जब हमें बनता हुआ दिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें बनता हुआ दिखा, तो भारत के संविधान ने अपने लोगों को राइट्स दिए और इन राइट्स को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, इन राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से या फिर मौलिक अधिकारों के नाम से जान रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर प्रोटेक्शन। अगर देखा जाए ना, भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी हमारे ये राइट्स हैं, इनको एक स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया गया है और हर एक राइट को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताया गया है कि अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीडम की तो कितने तरीके की फ्रीडम लोगों को मिलेगी, अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो किन किन जगहों पर हमें इक्वालिटी मिलेगी, अगर हम बात करते हैं कि आपकी रिलीजन को रिस्पेक्टिवली देखा जाएगा गवर्नमेंट के जरिए और कंट्री के अंदर, तो किस किस तरीके की चीजें आप अपने रिलीजियस को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही डिटेल्ड तरीके से राइट्स के पैरामीटर के जरिए पेश की गई है। The fundamental rights are so important that the constitution itself ensure that they are not violated by the government। और खुद भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की पूरी जिम्मेदारी रखता है कि भाई जो हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है या फिर जो हमारे लीडर्स हैं वो कभी ऐसा ना कर दें कि लोगों के राइट्स खरीद छीन लें या फिर उनके राइट्स को क्या कर दें, वायलेट कर दें। तो ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट आप देखें दोस्तों कि नीचे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है और लोगों के राइट्स उससे भी ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लोगों के राइट्स और फिर हमें गवर्नमेंट देखने को मिल रही है और गवर्नमेंट लोगों के राइट्स को बिल्कुल भी, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर सकती है।
ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। तो हिंदी वाले बच्चे इस पॉइंट को यहां पर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ना हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर कुछ हमारे सामने दो टर्मिनोलॉजीज या फिर दो शब्दावली या फिर दो वोकैबुलरी आती हुई दिख रही है। एक को कहा जा रहा है ऑर्डिनरी राइट्स और दूसरे को कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट्स। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या ये सिमिलर हैं, क्या ये सेम नहीं होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, ordinary legal rights are protected and ensured by the ordinary law. Fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country. बहुत जबरदस्त बात यहां पर बताई गई है। ऑर्डिनरी राइट जो होते हैं दोस्तों कि वो हमारी कंट्री के अंदर ऑर्डिनरी लॉ बनाकर या फिर सामान्य कानूनों को बनाकर पेश कर दिए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एक छोटा सा कानून बनाकर आप किसी तरीके के राइट को लोगों को दे सकते हैं। वहीं अगर बात की जाती है किस चीज की दोस्तों, फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में लिखी होती है कि कौन कौन से राइट्स हैं जो लोगों को मिल रहे हैं। तो वो सारे राइट्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है, जिनको आप देखते हैं दोस्तों कि लोगों को दिया गया है, वो सारे के सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे। और वो सभी चीजें जो हमें दी जा रही हैं गवर्नमेंट के जरिए या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे लॉ मेकर्स के जरिए, और उसके अंदर आप देखते हैं कि कोई भी सामान्य सा बिल बनाकर, लॉ बनाकर लोगों को जो राइट्स दिए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्डिनरी राइट्स या फिर लीगल राइट्स कहते हैं। ऑर्डिनरी राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, बट अ फंडामेंटल राइट मे ओनली बी चेंज्ड बाय एडमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जैसे आप देखें, ये बताया गया है कि भैया जब हमारे इंडिया के अंदर नए नए तरीके के व्हीकल्स आने शुरू हुए 1991 के बाद, जब हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को हासिल किया तो बहुत सारे व्हीकल्स आए, और व्हीकल्स आ जाने के बाद ये रियलाइज किया गया कि भैया हमें क्या करना है कि अगर हम अपनी ड्राइविंग करेंगे ना, जब हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो उसके लिए हम सभी को सीट बेल्ट पहननी है, और उसी के साथ साथ जब हम अपनी फटफटिया चलाएं, दो पहिया वाहन चलाएं, बाइक चलाएं, स्कूटर चलाएं, तो हेलमेट होना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये बात लिखी नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, जो हमारे गवर्नमेंट के लीडर्स थे उन्होंने बैठे और उन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद एक एक्ट बना दिया, एक ऑर्डिनरी सा बिल बना दिया कि भैया लोगों के लिए ये जरूरी है, ये मस्ट है कि वो जब अपनी कार चलाएंगे तो सीट बेल्ट पहनेंगे, बाइक चलाएंगे तो वो अपने हेलमेट को पहनेंगे। तो ये हमारे एक सिंपल से लॉ के जरिए लोगों के लिए हमने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया कि ये तो आपको फॉलो करना है, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको फाइन दिया जाएगा। ये हमारा एक एग्जांपल रहा। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों कि फंडामेंटल राइट के बारे में, और उसी के साथ साथ ये जो हमारा ऑर्डिनरी लॉ हमने बनता हुआ देखा या फिर ये जो ऑर्डिनरी राइट हमें आता हुआ दिखा, इसे गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या कर सकती है, हटा भी सकती है, या फिर इसके अंदर कुछ चेंज भी कर सकती है, या फिर इसको बदल भी सकती है ना। ये गवर्नमेंट के पास पावर है। लेकिन जब बात की जाती है फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एडिटेड। इनको एडिट नहीं किया जा सकता, इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। लोगों को वो सारी की सारी सर्विसेज फंडामेंटल राइट्स के जरिए मिलने वाली हैं। उसी के साथ साथ जुडिशरी हैज पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स फॉर वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड लीगली इलीगल बाय द जुडिशरी ऑफ दीज वायलेशन। फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड देम इन दी रेजोनेटिव मैनर। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि भैया अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई, जैसे मान लीजिए यहां पर यह बात की जाती है कि हमारी कंट्री के अंदर हम सभी को इक्वालिटी का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, अपन सभी लोग इक्वल हैं, मगर मान लीजिए कि अगर किसी इंसान से उसकी कास्ट के बेसिस पर कोई आप देखते हैं दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कि कहीं पर कोई वैकेंसी निकली और उस वैकेंसी के अंदर यह कह दिया गया कि इस कास्ट के लोगों को हमें नहीं रखना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि आप कहीं पर भी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों को ही अपने यहां पर हायर कर रही है, तो क्या यहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा? जी हो रहा है। क्या करेंगे भाई? हम सीधे अपनी जुडिशरी के पास जाएंगे, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, या फिर आप देश के सबसे बड़े कोर्ट जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं वहां पर पहुंच सकते हैं और अपने साथ हुए इनजस्टिस के बारे में क्या कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। वहीं उसी के साथ साथ अगर खुद आपकी गवर्नमेंट क्या करे कि आपके साथ आपके रिलीजन के बेसिस पर, आपकी कास्ट के बेसिस पर, या फिर आप देखते हैं कि आपके लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर अपने राइट्स को बचाने के लिए जुडिशरी में जाएंगे और जुडिशरी आपकी मदद करेगा। वहीं हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, या फिर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या फिर कुछ आपको दिखता है मिनिस्टर्स हैं जो आपके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस कर देते हैं,
आपके फंडामेंटल राइट को यहां पर वायलेट होता हुआ देखा जाता है, उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और देश के और अपने राज्य के, अपने स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहां पर जा सकते हैं। ये आपके ऊपर आप कहां जाना चाहते हैं, और ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया ये हमारी जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे पूरे तौर पर क्या करेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं ना उनके सारे के सारे राइट्स को अगर छीन लिया गया है तो उसको एक तरीके से वापस दिलाएंगे और जो इनजस्टिस हो रहा है इसको जस्टिस में कन्वर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आपके सामने है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग यहां पर एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स अपन को देखने को मिल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिटेल से पढ़ेंगे। बात है राइट टू इक्वालिटी। हमारे भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को बताता है कि हम सभी इक्वल हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सोशल ग्रुप, किसी भी कल्चर, किसी भी एथनिसिटी से आते हो, चाहे आप उत्तर में रहें या फिर दक्षिण में, पूरब में रहें या पश्चिम में, अगर आप भारत की जमीन पर पैदा हुए हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के सिटीजन हैं, तो भारत के कानून की नजर में आप सभी लोग इक्वल होंगे। चाहे आप अमीर से अमीर आदमी हो या फिर गरीब से गरीब आदमी हो, कानून सभी को एक नजर से देखेगा। भारत का संविधान सबको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी को हम लोग राइट टू इक्वालिटी के तौर पर देखते हैं और राइट टू इक्वालिटी के अंदर भी हमें बहुत सारी अलग अलग बातें दिखती हैं कि कहां कहां पर हमें इक्वालिटी देखने को मिली और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर में भैया सब समान है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, शहर से आते हो, गांव से आते हो, चाहे आप हिंदी स्पीकिंग हो या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग हो, चाहे आप किसी भी इलाके के अंदर रहें, किसी भी रिलीजन से आए, कानून की नजर में आप सभी लोग समान हैं और कानून जो होगा दोस्तों वो सभी को साथ लेते हुए चलने की कोशिश करेगा। उसी के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना। यहां पर क्या बात है कि जो हमारा लॉ होगा वो सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ प्लेस, एक्सेस टू शॉप, होटल्स, वेल ट्रैंक्स, है ना, बाथिंग घाट्स और रोड्स। कि भैया ये हमने होटल बनाया है, इस होटल के अंदर सिर्फ हिंदी स्पीकिंग लोग आएंगे। भाई तुम तो यहां पर इनइक्वालिटी कर रहे हो। इंडिया के अंदर तो सब कोई भी कहीं पर जा सकता है। जब ब्रिटिशर्स थे ना तो आपको जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ब्रिटिशर्स ने ना इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए अपनी हमारी ही कंट्री के अंदर होटल्स बनाए हुए थे और उन होटल्स के अंदर क्या करा हुआ था कि एक बहुत ही डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने रख रखी थी। पता है क्या कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। हमारी ही कंट्री में रहकर, हम पर ही राज कर हमारी ही जमीन से पैसा चुराकर हम ही को हमारी ही कंट्री की जमीन के अंदर बना हुआ जो होटल था उसमें जाने की इजाजत नहीं देते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। लेकिन इंडिया को जब आजादी हासिल होती है तो हमारे फ्रीडम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को इंश्योर किया कि हमारी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का कोई इनजस्टिस नहीं होगा। रोड्स भैया सबके लिए हैं, घाट जहां पर आप जाना चाहें वो सबके लिए हैं, पानी के जो टैंक्स हैं वो सबके लिए हैं, कुएं सबके लिए हैं, होटल सबके लिए हैं, शॉप सबके लिए हैं, ये सबके लिए हैं, सब इसे यूज कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने को हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर एक और बड़ी परेशानी जो हमें देखने को मिलती है आजादी से पहले कि हमारे यहां पर ना कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेल था या फिर कास्ट सिस्टम बहुत मजबूत था और इस कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि आप नदी से पानी नहीं लेंगे, आप हमारे कुएं से पानी नहीं लेंगे, ये हमारा मंदिर है, ये आपका मंदिर नहीं है, ये हमारा रोड है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्वालिटी के इस कानून के जरिए हटाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के भैया यहां पर यह बात कर दी गई है कि दोस्तों अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखेंगी ना तो उसके अंदर आप सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, है ना। कि अगर नौकरियां निकलती हुई आपको दिख रही हैं तो इसके अंदर कोई भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेक्स से आने वाला जो बंदा है वो अप्लाई कर सकता है और आप सबको मौका मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि पूरे तौर पर कैपेबल हैं, अगर आप योग्य हैं तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी, आपको जरूर आपकी इंप्लॉयमेंट मिलेगी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और उसी के साथ साथ ये बात कर दी गई कि इंडिया के अंदर ना छुआछूत हुआ करता था, यानी कि भैया हम ऊपर जात के हैं तुम नीचे जात के हो, है ना। और रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया के अंदर ये एक तरीके का फिनोमेना था। हजारों सालों से आप देखते हैं दोस्तों कि इंडिया की जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी वो हमें 4 वर्णों के अंदर बटी हुई दिखती है या फिर 4 ग्रुप्स के अंदर बटती हुई दिखती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वैश्य और शूद्र, और उसी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो 3 अपर हमारे सोसाइटी के ग्रुप थे उन्होंने सबसे नीचे जो हमारे शूद्रास थे उनके साथ बहुत बुरे तौर पर डिस्क्रिमिनेशन किया और उनसे ये कहा जाता था कि आप अगर हमें टच कर देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को पूरे तौर पर खत्म किया। भाई हम सभी इक्वल हैं, हम सभी इंडियंस हैं और हमारी कंट्री के अंदर ये जो अनटचेबिलिटी आप करते हो ये अब नहीं होने देगी। और उसी के साथ साथ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब क्या है कि लोग क्या किया करते थे दोस्तों, आप देखते हैं कि
आजादी से पहले हमारे यहाँ पर राजे रजवाड़े हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, है ना, नवाब हुआ करते थे। अब आजादी के बाद यह बात कर दी गई कि आप कोई भी राजे रजवाड़े इंडिया के अंदर नहीं होंगे, कोई टाइटल आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस को छोड़कर, जैसे आप देखते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं, है ना, यह भी बताया गया है कि अगर आप डॉक्टर हैं सो यू कैन राइट डॉक्टर बिफोर योर नेम, तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेश, है ना, डॉक्टर कुछ भी जो आपका नाम होगा वैसे ही। ऐसी अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको ये परमिसिबल सिचुएशन दी गई है, आप अलाउ करा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कि आप अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं डॉक्टरी वाली फील्ड में अगर आप हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आप अगर आर्मी वाले बैकग्राउंड में है तो आप लगा सकते हैं, जैसे कर्नल राजेश, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, है ना। लेकिन राजे रजवाड़ों के जो टाइटल्स थे उसको पूरे तौर पर अबॉलिश किया गया है, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल हटाया गया है। बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमारे सामने कुछ और बातें हैं कि भैया राइट टू फ्रीडम। अब ये राइट टू फ्रीडम क्या है? पहला तो हमारा राइट टू इक्वलिटी वाला रहा, उसके बाद हमें राइट टू फ्रीडम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, ये बात करता है कि भारत के अंदर सब आजाद हैं। भारत की सबसे बड़ी जो परेशानी रही थी 250 सालों से भी ज्यादा लंबे टाइम तक, अंग्रेजों के टाइम के दौरान 1757 से लेकर 1947 तक का ये जो टाइम रहा है जिसमें हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा गया, और इस टाइम के अंदर हम सभी को आजादी नहीं मिली हुई थी। भारत के लोग अंग्रेजों के आगे दबे हुए थे। भारत के अंदर चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से आए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से आए, चाहे आप किसी भी ग्रुप से आए, चाहे आप किसी भी सेक्स से हो, इंडिया के अंदर क्या किया गया दोस्तों? आप देखते हैं कि बड़े तौर पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया और अंग्रेजों ने बहुत बुरे तरीके से इंडिया की पूरी जो इकोनॉमी थी उसको तोड़ के रख दिया और अपने खजानों को भर लिया। और यहां पर ना इंडियंस को कोई फ्रीडम नहीं दी गई थी, हम अपनी बात नहीं रख सकते थे, हम अपनी चीजों को अपनी ही कंट्री के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इस बात का सबसे पहले हमने ध्यान रखा कि हम अपने लोगों को आजादी दें, है ना। और इसीलिए हमें क्या दिखता है दोस्तों कि प्रोटेक्टिंग टू द राइट्स, कि अगर हमें फ्रीडम को ध्यान में रखना है तो किस किस तरीके की फ्रीडम हमें देनी है, इस पर भी बात की गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप जो कहना चाहें आप बोल सकते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बनी है तो अब आप अपने पीएम को, अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत काम किया है तो आप उनकी गलतियों को बता सकते हैं। आप अपने स्टेट के सीएम को, आप अपने कंट्री के प्रेसिडेंट को, आप अपने इलाके के एमपी को, आप अपने स्टेट के एमएलए को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, उनकी गलतियों को आप बता सकते हैं। आप अपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, अगर आप उनके काम से पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी गलतियों के बारे में बता सकते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपको बताना होगा, आप डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आप फील करते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उसकी पूरी आजादी आपको हमारा भारत का संविधान देता है। उसी के साथ साथ, है ना, लेकिन बात है ना, दूसरी बात क्या है कि आप लोग असेंबल हो सकते हैं पीसफुली। मान लीजिए कि आप कोई रिलीजियस गैदरिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कोई पॉलिटिकल गैदरिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप शादी ब्याह में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये आजादी देता है कि भैया मिलो, आराम से रहो, जो इवेंट करना चाहते हो वो करो, चाहे वो रिलीजियस मीटिंग हो या फिर आप देखते हैं कि वो सोशल गैदरिंग हो या फिर आप देखते हैं कि वो कोई गेम की गैदरिंग हो, कि भैया क्रिकेट मैच का खेल होगा तो आप ये कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि आप अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं, है ना। एसोसिएशंस का मतलब है कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर हमारे जो हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, हिंदी स्टेट के, इन्होंने लगा कि भैया हमें हिंदी को और अच्छे तरीके से मजबूत करने की जरूरत है। तो आप हिंदी जो स्पीकिंग लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपनी हिंदी एक यूनियन बना सकते हैं। ऐसी कंट्री के अंदर जो हमारे लेबर्स हैं उनको लगे कि हमें ना अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो लेबर्स अपने ग्रुप्स बना सकते हैं जिन्हें हम लेबर यूनियन कहते हैं। ऐसी ही कंट्री के अंदर फार्मर्स को लगे तो वो अपनी यूनियंस या एसोसिएशन बना सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट को लगे कि हमारी बातें आगे आनी चाहिए तो वो अपने ग्रुप्स बना सकते हैं और उन ग्रुप्स के जरिए क्या कर सकते हैं? अपनी बातों को गवर्नमेंट के साथ रख सकते हैं। ये भी आपको पूरे तौर पर इजाजत दी गई है। उसी के साथ साथ मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कि भैया इंडिया की टेरिटरी में, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो या फिर कन्याकुमारी में, आप सिलचर में हो या फिर पोरबंदर में, भारत के किसी भी इलाके के अंदर अगर आप मौजूद हो और कहीं पर भी आप अगर आना जाना चाहते हो तो आप फ्रीली आ सकते हो। घूमो भैया और भारत जैसे खूबसूरत देश को जरूर देखो। अभी तुम 11वीं में हो, आज से 1 साल बाद तुम 12वीं में होगे, जरूर इस बात की कोशिश करना कि जब तुम 12th को पास कर जाओ, जो तुम्हारे 3 महीने तुम्हें आते हुए दिखे ना, जब तुम्हारा सीयूटी का एग्जाम भी होता हुआ खत्म हो जाए, तो 1 आध महीना अपने लिए निकाल लेना, है ना, 20-25 दिन अपने लिए निकाल लेना। इंडिया एक ऐसा देश है जो अपने आप में बहुत ज्यादा अतुल्य है और तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम एक तरीके से क्या करो कि तुम जरूर अपने आसपास के किसी इलाके को एक्सप्लोर करो, निकल जाना, है ना। और उसके जरिए क्या होता है कि जब आप एक्सप्लोर करते हैं ना तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन इंसान को देखें जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनता हुआ दिखता है, जिसने दुनिया के अंदर बहुत बड़े तौर पर एक, आप देखते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक निशान छोड़ा है, दुनिया की हिस्ट्री को उसने एक तरीके से चेंज कर दिया है। चाहे आप बात करते हैं गांधी जी की, चाहे आप बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, जो भी बड़े लीडर्स, जो भी बड़े हमें एक सेलिब्रिटीज आते हुए दिखते हैं,
जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने यात्राएं की हैं, उन्होंने आप देखते हैं दोस्तों की जर्नियां की हैं, और उन जर्नियों के जरिए उनकी पर्सनैलिटी में आप देखते हैं कि चेंज आया, आपको नए एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं और ये एक्सपीरियंस पूरी आपकी लाइफ को शेप कर देते हैं, है ना। तो यही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी कि भैया जहां जाना चाहो वहां जाओ, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आराम से घूमो। हमारे पास पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, झरने भी हैं, उसी के साथ देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। दुनिया की ऐसी एकमात्र कंट्री भारत है जहां पर आपको हर एक तरीके का आप देखते हैं कि हमें स्कल्पचर है ना, जो हमारी है ना, हर चीज देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर रह सकते हैं। और 2019 से पहले तक आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर इसके अंदर हिस्से में नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब यहां पर भी क्या किया जा सकता है, सेटल हुआ जा सकता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन अपनाओ, आप किसी भी तरीके का बिजनेस करो, आप किसी भी तरीके का आप देखते हैं दोस्तों कि अपने काम को करो, कोई रोक टोक नहीं है। गवर्नमेंट या फिर कोई आदमी आपसे ये नहीं कह सकता कि तुम तो शहर से, तुम तो गांव से आते हो, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तुम तो जाओ किसानी करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। जो करना है करो, बिंदास तरीके से करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी फैमिली को अच्छा बनाओ, अपने देश को अच्छा बनाओ, है ना। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को इंश्योर करता है। इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है। प्रोटेक्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसेट्स एंड डिटेंशन इन सर्टेन एरियाज, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों कि कुछ और चीजें भी हमें यहां पर आती हुई देखने को मिल रही हैं, और इसके अंदर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यहां पर हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि आपको क्या होगा दोस्तों, है ना। यहां पर हमारे सामने आप देखते हैं कि एक और पॉइंट रखा गया है। क्या पॉइंट रखा गया है कि प्रोटेक्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफिस, राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द एसेट्स एंड डिटेंशन इन सर्टेन एरियाज। तो ये कुछ और राइट्स हैं जो हमारे सामने यहां रखे गए हैं और जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से क्या करना है, अपने इन सारी चीजों को बहुत कलेक्टिवली तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की भी पूरे तौर पर इंश्योर करता है कि आपके सामने इस तरीके की कोई सिचुएशन आती हुई नहीं दिखे। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपके साथ कोई शोषण ना किया जा सके, आपको कोई दबा कर ना रखे, आपके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स लेबर, कि आपको ना कोई कैप्चर करके जबरदस्ती अपने यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि काम नहीं कराया जा सकता। आजादी से पहले हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस से काम कराते थे और उनको पैसा नहीं देते थे और उनको किसी तरीके की कोई फ्रीडम नहीं थी और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को इंश्योर किया कि जैसे ही आप आजाद हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इसके अंतर्गत यह भी बात की गई, क्या बात की गई कि भैया आपको फोर्सफुली किसी भी तरीके से आप देखते हैं कि आप काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप किसी से वर्क करा रही हैं, काम करा रही हैं, तो आपको उनका क्या करना होगा, आपको उनका मेहनताना या फिर उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह, उनकी जो आप देखते हैं दोस्तों की जो पैसा है वो उनको देना होगा। प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हजार्डियस जॉब्स, के बेसिकली जो हमारे चिल्ड्रन होंगे ना, उनको 14 साल से छोटी एज तक के, उनको आप किसी भी तरीके के डेंजरस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि चूड़ी के कारखानों में डाल दिया जाता है, बड़े बड़े कारखानों के अंदर बच्चों से चाइल्ड लेबर कराया जाता है। तो इस तरीके के जो ये काम है इनको भी पूरे तौर पर आप देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए पूरे तौर पर प्रोहिबिशन में रखा गया है और किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहां पर हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों हमें एक और चीज देखने को मिल रही है। क्या है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं और इसे कहा जा रहा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कि भैया आपके पास ये आजादी है ना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आगे करने का, रिलीजन को आप देखते हैं दोस्तों कि फॉलो करने का भी एक बहुत बड़े तौर पर मौका देता है। और इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आपको आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म से आए, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान सनातन धर्म से आ रहा है तो वो क्या करेगा दोस्तों कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए अगर प्रचार प्रसार करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई तरीके के आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। किसी को डरा धमकाकर, पैसा वैसा देकर अगर आप करते हैं किसी अपने रिलीजन में लाने की कोशिश, तो ये पूरे तौर पर रोकी गई है। हाँ, अगर कोई आना चाह रहा है तो उसमें किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। तो आप अपने रिलीजन को फॉलो करें, अपने रिलीजन की आप क्या देखते हैं पब्लिसिटी करें, कोई रोक टोक आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने रिलीजन के अंतर्गत जो भी मैटर हैं वो लोगों के जरिए ही सेटल किए जाएंगे, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा। किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता, कि बेसिकली अगर क्या करना चाहें कि आप
अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस। और ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं दोस्तों कि आपके रिलीजन को आगे बढ़ाने की पूरे तौर पर कोशिश कर सकती हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने एक तरीके से रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए गैदर हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के इवेंट्स कर सकते हैं। जैसे हमें सनातन धर्म के अंदर आप देखते हैं जागरण होता हुआ दिखता है, ऐसी मुस्लिम धर्म के अंदर हमें कवाली होते हुए दिखती है। ऐसे ही आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा सिख रिलीजन है वहां पर आप देखते हैं कि है ना, प्रकाश पर्व जब आता है तो अलग अलग तरीके की रैलियां निकलती हुई हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके के सारे जो प्रोसेशंस होते हैं उनको किया जा सकता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा करने की व्यवस्था के हमारा भारत का संविधान हमारे सारे के सारे रिलीजन्स को इजाजत देता है कि अगर आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने चाहें ना तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप एक किसी स्पेसिफिक रिलीजन से आते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूशन बने, एक स्कूल बने या फिर एक कॉलेज बने या फिर एक यूनिवर्सिटी बने, बना सकते हैं। और आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग और उसी के साथ साथ जो करंट हमारी साइंस की इंफॉर्मेशन है उसमें उसको ऐड कर भी आप चल सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारे सनातन धर्म के अंदर हमें क्या दिखता है, गुरुकुल बनते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग देखें दोस्तों कि हमें और क्या देखने को मिलता है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे इस्लाम रिलीजन से आने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं किसको बेटा, आप देखते हैं कि वो जो मदरसे होते हैं उनको बनाते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस जो होते हैं वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बनाते हैं जिनको कॉन्वेंट स्कूल कहा जाता है। तो ये भी लिबर्टी और इस तरीके की आज़ादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आपको दी जा रही है। इस तरीके की पूरी आज़ादी आप देखते हैं दोस्तों कि आपको मिल रही है। इसी के साथ अब हमारे सामने दोस्तों की कुछ और पॉइंट्स आने वाले हैं और इनको अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे और किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हम लोग रहने ही नहीं देंगे, है ना। चलिए, कहां गया भैया, ये रहा हमारे सामने, कहां है कहां है कहां है, ये रहा हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों। आप देखते हैं कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, के आप अपनी लैंग्वेज को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और माइनॉरिटीज का ध्यान रखा जाएगा। जिनकी संख्या कम है, जिनका नंबर कम है, उनको आप देखते हैं कि क्या किया जाएगा दोस्तों, उनको पूरे तौर पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा, माइनॉरिटी राइट्स भी दिए जाएंगे। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। तो अपने क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं, जैसे आपने देखा है ना, जैसे क्रिश्चियंस लोग अपने कॉन्वेंट स्कूल बनाते हैं। आप देखते हैं दोस्तों जो हमारे सिख भाई हैं वो अपने स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। मुस्लिम्स जो हैं, जो माइनॉरिटीज हैं कंट्री के अंदर, ये क्या करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से अपने रिलीजन और अपने कल्चर के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई करवा सकते हैं। राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमें एक और मौका दिखता है जिसे कहा जाता है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू मूव एंड कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स टू इंश्योर द जस्टिस। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गया है ना, और आपके साथ जितने भी राइट्स अब तक हमने देखे हैं वो आपसे छीन लिए गए हैं, तो आपको दिखता है दोस्तों कि हमारे पास एक राइट है जो फंडामेंटल राइट्स है ना। और इसको हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों के नाम से जानते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। और इस राइट के जरिए, ये जो हमारा आखिरी राइट हमें दिख रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके साथ अगर किसी भी तरीके का कोई इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इन राइट्स को पूरे तौर पर हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक, अब यहां पर जो हमारे राइट्स के बारे में हमने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल तरीके से देखी है, इसके एक ओवरव्यू को समझने की भी कोशिश करते हैं और इसके आगे के पॉइंट्स को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सेक्शंस, सोसाइटी, चिल्ड्रन, वुमेन एंड द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। हमारी गवर्नमेंट को अगर ये रियलाइजेशन हो कि हमारी कंट्री के अंदर रहने वाले कुछ ग्रुप हैं, जैसे बच्चे हुए, उनके हालात अच्छे नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज लाई जा सकती हैं। अगर ये महसूस किया जाए कि कुछ माइनॉरिटीज जो हमारी कंट्री के अंदर आते हैं उनके ज्यादा उतने अच्छे मौके नहीं मिले हैं आगे बढ़ने के, तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, यहां पर यह किया जा सकता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो वुमेन, चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक एजुकेशन पॉलिसीज बना सकती है और उनको, या फिर किसी भी तरीके की पॉलिसी को बना सकती है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। इनफैक्ट आर्टिकल 16(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाइज दैट अ policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality if you see the split of the constitution. This is required for the fulfillment of the right to opportunity. ध्यान से देखा जाए, हम देखते हैं कि हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे जो हमारे ग्रुप हैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर एससी हुए, एसटी हुए, ओबीसी हुए, उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि सर्टेन सिचुएशंस के अंदर जो माइनॉरिटीज हुए हैं उनको रिजर्वेशन या फिर आरक्षण दिया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि सर इन लोगों को रिजर्वेशन मिला है, हम जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, क्या ये इनइक्वालिटी है?
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई नहीं नहीं, ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये जो लोग हैं ना ये डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए हैं और बाकी सभी लोग बहुत आगे निकल गए हैं। इनको सबके साथ जोड़ने के लिए क्या किया गया है, इनके लिए कुछ सीटों को रिजर्व या फिर आरक्षित कर दिया गया है कि आपके साथ पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, आप बहुत पीछे रह गए, और अगर आपको सबके साथ नहीं जोड़ा गया तो आप हमेशा ऐसे ही पीछे रहेंगे। तो सबके साथ जोड़ने के लिए इनको आप देखते हैं दोस्तों कि कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है, या फिर आप देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर सर्टेन कैटेगरीज के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि ये सभी लोग आगे बढ़ सकें, और ये इक्वालिटी को मजबूत करता है। ये एक तरीके से क्या करता है दोस्तों कि इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करता है कि आप सोसाइटी के पीछे से पीछे बंदे हो, आपको साथ लाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मॉडरेटी। और अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर राइट टू फ्रीडम की बात की जाए कि भैया हमें आजादी है, हम जो करना चाहें कर सकते हैं, हम जो कहना चाहें कह सकते हैं, क्या आप खड़े होकर आप देखते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो किसी और रिलीजन के लिए डेरोगेटरी हो या फिर किसी और कास्ट के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक हो? नहीं, इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते। आपको रिस्पेक्टफुली तरीके से चीजें कहनी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, है ना। किसी और रिलीजन, किसी और कास्ट, किसी और जेंडर, किसी और आप देखते हैं दोस्तों कि ऐसी बात आप ना कहें जो किसी की भावनाओं को क्या करते हैं एक तरीके से ठेस पहुंचा दे। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको अपनी बातें करनी होगी कि पीस मेंटेन रहे, है ना, और मोरालिटी जो होती है ना, एक तरीके से जो रिस्पेक्ट होती है वो मेंटेन होकर आपको अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार दिया गया है। फ्रीडम टू असेंबल टू इट्स बी एक्सरसाइज पीसफुली, कि जब ये बात की जाती है कि आपको आजादी दी गई है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये बात की गई है कि आपको पीसफुली असेंबल होना है। ये नहीं कि भैया हथियार लेकर आ गए, है ना, और फिर एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कंट्री के अंदर पीस को या फिर आपके इलाके के अंदर पीस को खराब कर सकते हैं, तो इसकी इजाजत नहीं दी गई है। द गवर्नमेंट मे इंपोज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस एज अनलॉफुल। और अगर देखा जाए गवर्नमेंट को यह महसूस हो कि भैया अगर कोई गैदरिंग हो रही है और इस गैदरिंग के जरिए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हिलाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, या फिर आप देखते हैं कि कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटीज हो सकती हैं जो देश की जो पीस है उसको हिला सकती हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि गवर्नमेंट आपके इकट्ठा होने पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और जिसे आप सुनते होंगे धारा 144 के भैया यहां पर आप देखते हैं कि 144 जो है उसे इंपोज कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब लोग असेंबल नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों आप देखते हैं कि एक और पॉइंट है जिसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी बी रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस। तो अगर आप देखें कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर दें जो लॉ के हिसाब से गलत हो, और उस सिचुएशन में आपको फिर क्या किया जाता है दोस्तों, डिटेन किया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, है ना। अगर आपने कोई गलती करी होगी, आपने कोई ऐसा काम कर दिया होगा जिससे आपने लॉ को तोड़ा होगा, तो आपको डिटेन किया जाता है, आपको पकड़ा जाता है। लेकिन कुछ सीन्स में या फिर कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखता। समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रिहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली एंड इम्प्रिजन्ड फॉर सम टाइम। देखते हैं कि लोगों को पकड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक चोर है, उसने चोरी की, दिखा गया भाई इसने चोरी करी, सीसीटीवी एक पूरी इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन अगर देखा जाए ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है दोस्तों कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकती है, कि मान लीजिए कि आपकी एक्टिविटीज कंट्री के अगेंस्ट थी, आप कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ या फिर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स में हैं जो कंट्री की हार्मनी या फिर कंट्री की यूनिटी को हैम्पर कर सकते हैं, या फिर कंट्री के अंदर कुछ इस तरीके के देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अभी आपने कुछ किया नहीं है बट आपकी इन्वॉल्वमेंट उन लोगों के साथ है, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी। में लोगों को क्या कर सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर रख सकती है कि भैया अभी आपने कोई चीज करी नहीं है लेकिन आपकी एक्टिविटी अनलॉफुल होने वाली है। That person, this is preventive detention and can be exempted only for 3 months। और अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाता है ना, तो इसको आप देखते हैं दोस्तों कि 3 महीने के लिए ही आपके साथ ऐसा होगा। 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, आपको रिलीज करना होगा अगर कोई जस्टिफाइबल उनके पास पूरे रिसोर्स या फिर सबूत नहीं होते हैं।
उसी के साथ साथ एक और हमारे पास पॉइंट है जिसे कहा जा रहा है राइट्स टू अक्यूज। अब राइट्स टू अक्यूज के अंदर हम लोग किन किन पॉइंट्स को देखेंगे उसको हम लोग एक एक कर आपके सामने यहां पर समझने की कोशिश करने वाले हैं और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको आने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक कर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर हम लोग आपके साथ राइट्स टू अक्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स। कि आपके साथ अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं किसी भी सिटीजन को, तो आपको देखते हैं दोस्तों कि आपके पास 3 राइट्स हैं, आपको 3 अधिकार दिए गए। सबसे पहला, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि अगर आपने किसी एक जुर्म को एक बार कर लिया तो दोबारा आपको उस तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इस तरीके का भी बात की गई है। नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फॉर्म एज बैकडेट एंड नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये 3 तरीके के आप देखते हैं दोस्तों की राइट्स गवर्नमेंट के जरिए आप देखते हैं कि हर एक सिटीजन को कोर्ट्स के अंदर दिए गए हैं, जहां पर आप अपने आप को पूरे तौर पर क्या कर सकते हैं, है ना, अपनी बातों को रखने का मौका हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ राइट फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप, ये भी एक आप देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास है ना। फ्रीडम के अंदर ही हमारा एक सब पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसेशन। यानी कि इट मींस दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे नॉट चूज एनी रिलीजन। कि भैया आपके ऊपर है। जब हम बात ये करते हैं ना कि आपको फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को आगे बढ़ाएं, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करें, उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आप अगर चाहें तो किसी रिलीजन को फॉलो करें, या फिर अगर आप गॉड के एग्जिस्टेंस पे ही यकीन नहीं करते, आप मानते ही नहीं है कि किसी तरीके का कोई गॉड अल्लाह है ना, कोई है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, पूरे तौर पर आप देखते हैं कि नास्तिक होकर अपने जीवन को गुजार सकते हैं। और इसका हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नमेंट होगी, पूरी रिस्पेक्ट करेगी। आप चाहे गॉड के एग्जिस्टेंस में यकीन करें या ना करें, गवर्नमेंट आपके इस पूरे के पूरे बिहेवियर को पूरे तौर पर रिस्पेक्टफुली क्या करेगी दोस्तों, एड्रेस करेगी। इसी के साथ साथ हमें कुछ और पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं, सर्टेन लिमिटेशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हमें आती हुई देखने को मिलती हैं। दैट द गवर्नमेंट कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अ फ्रीडम रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ। गवर्नमेंट आपके जो राइट्स आपको दिए गए हैं, अगर आप देखते हैं दोस्तों कि कंट्री की पीस या फिर जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसे खराब होता हुआ दिखेगा, तो वो आपसे कुछ टाइम के लिए पीछे भी लिए जा सकते हैं। इट इज नॉट एन अनलिमिटेड लिमिट। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि ये आपको अनलिमिटेड राइट्स दे दिए गए कि जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा कर रखी गई हैं। द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। मान लीजिए कि दोस्तों ये फील किया जाए कि कुछ सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं जिसके जरिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कंट्री के अंदर हो सकती हैं जो कंट्री की पीस एंड हार्मनी को खराब कर सकती हैं, तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवीन कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते तो भैया एक रिलीजियस गैदरिंग हो रही है या फिर ये तो एक रिलीजियस मीटिंग हो रही है, इसमें आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं। नहीं, अगर गवर्नमेंट को ये लगे कि आपकी इस मीटिंग से, इस गैदरिंग से माहौल खराब हो सकता है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर पूरे तौर पर इंटरवीन कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सफुली कन्वेंशन, और उसी के साथ साथ आप किसी को फोर्सफुली अपने रिलीजन के अंदर नहीं ला सकते हैं। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड थस अट्रैक्ट अदर्स। कि आप अपने रिलीजन की अच्छाइयां बताकर लोगों को अपने रिलीजन की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, और अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपके रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ये बात की गई है। उसी के साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के पॉइंट को देखें कि ऑल माइनॉरिटीज रिलीजन और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमने देखा कि आप किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप से आते हो, जैसे आप मुस्लिम हो या फिर आप देखते हैं कि क्रिश्चियंस हो या फिर आप सिख्स हो, क्या कर सकते हैं कि आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या फिर अपनी जबान लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं और उनको डेवलप कर सकते हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट while guaranteeing aid to educational institution discrimination against any educational institutions on the basis that it is under the management of minority community। और अगर देखा जाए दोस्तों कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होगी वो क्या कर सकती है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अच्छे तरीके से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाएगी और किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन उनके सामने नहीं रहेगी, और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से काम करे और उसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें होता हुआ ना दिखे। अब आखिरी एक और पॉइंट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को रखता है, जिसे कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक आखिरी पॉइंट है, आखिरी राइट है। डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर्ड द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द राइट गिव्स अ सिटीजन टू राइटली अप्रोच टू द डायरेक्ट। जैसे हमने कहा ना कि अगर आपकी आजादी आपसे छिन जाए, आपके साथ कास्ट के अकॉर्डिंग पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, या फिर आपको आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की इजाजत ना दी जाए, है ना, आपके कल्चर के हिसाब से, अगर कोई भी राइट्स आपका छिनेगा
तो आप किसकी वजह से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो ये जो हमारा आखिरी राइट है, जिसे हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कह रहे हैं, इसके जरिए आप क्या करते हैं, भारत का हर सिटीजन को अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्टली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट या फिर अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन डाल सकते हैं और आपके साथ जो वायलेशन हुआ है उसको सही करवा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्टर्स टू गवर्नमेंट, है ना। और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बताएगा और हाई कोर्ट जो आपके स्टेट के हैं वो बताएगा कि किसी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके राइट्स को इन्फोर्स करेगी। और अच्छे तरीके से अगर कोई चीज हुई है जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी वाली है, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जरिए आप देखते हैं दोस्तों कि उसको सही कराने की कोशिश करेगी। अब हमारे यहां पर कुछ और पॉइंट्स आने वाले हैं, एक एक कर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने इन पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। यहां पर पॉइंट है रिट्स के बारे में। द कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। रिट्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, सॉरी, जो हमारी जुडिशरी है या फिर जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो सर्टेन ऑर्डर्स देते हैं और उन्हीं ऑर्डर्स को हम लोग रिट्स के नाम से जान रहे हैं। अब ये रिट्स क्या क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इन रिट्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो सबसे पहला रिट्स हमें देखने को मिल रहा है, इसे कहा जाता है हेबिस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है, मींस दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन ऑफ मैनर ऑफ ग्राउंड्स टू अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी। तो बेसिकली जब आपको किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप अगर शामिल थे जो अनलॉफुल थे, अगर आपने कोई कानून वानून तोड़ा है, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपने कोई ऑफेंस किया है, तो आपको पकड़ा जाएगा और आपको जब जेल में रखा जाएगा या फिर आपको जब पुलिस के जरिए कैप्चर किया जाएगा, तो आपको 24 आवर्स के अंदर आप देखते हैं कि आपका जो एसडीएम होगा उसके सामने रखा जाएगा, ताकि आप अपनी दलील दे सकें कि व्हाई हैव यू बीन अरेस्टेड, आपको क्यों रखा गया है, आपको बताया जाएगा, है ना। तो जुडिशरी आपको ये मौका देता है कि आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि आपको लॉ के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा और आपकी हियरिंग होनी चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है उसे कहा जाता है मैंडेमस, है ना। मैंडेमस का मतलब क्या है कि इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स द पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड दे इज इनफरिंग ऑन द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और अगर देखा जाए कि अगर कोई इंसान जो, या फिर हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जुडिशियल, जैसे आप देखें दोस्तों कि हमारी एग्जीक्यूटिव हुई, या फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो लेजिस्लेचर हुआ, या फिर कोई अगर ऐसा आपको देखता है कि कोई पोस्ट हुई जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उनके खिलाफ आप देखते हैं कि मेमोरेंडस को इशू किया जाता है और बताया जाता है कि आप को जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आपको पूरी करनी है, अगर आप इनको पूरे करने के लायक नहीं है तो आपको हटाया जाएगा। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि इशूड बाय द हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। तो अगर देखा जाए हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास की पूरे तौर पर आप देखते हैं कि राइट दिया गया है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई एक तरीके से जजमेंट दिया है, तो उसको हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इस प्रोविजन के जरिए, इस ऑर्डर के जरिए इसको चेंज भी कर सकता है ना। क्यू वारंटो का मतलब क्या है बेटा, कि इफ द कोर्ट फाइंड्स अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशूज द रिट टू क्यू वारंटो और रिस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। तो अगर देख लिया जाए कि कोई इंसान अपनी पोस्ट पर इनेजिबल है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहा है, तो उनको हटाया जा सकता है। एंड द प्रोसेस जिसको लेकर ऑर्डर दिया जाएगा उसको हम लोग क्यू वारंटो के नाम से जान रहे हैं, है ना। सर्टेनिटी, ये क्या मतलब होता है दोस्तों, कि अंडर दिस पर्टिकुलर रिट या फिर अंडर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर। मान लीजिए कि भैया आप देखते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर से आपको दिखता है दोस्तों कि एक तरीके से रियलाइजेशन हुई और हमारा जो हाई कोर्ट था उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसकी सही तरीके से हियरिंग नहीं हो रही है। तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आप देखते हैं दोस्तों कि ये पावर है कि वो इस रिट का या फिर इस ऑर्डर को जारी कर जो लोअर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे अपने यहां पर, है ना, मंगवा सकती है। तो ये कुछ 5 तरीके की रिट्स हमें देखने को मिलती हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको और हम सभी को दी गई हैं। अब यहां पर हम सभी को देखने को मिल रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये बेसिकली सारे के सारे ह्यूमन राइट्स ही हैं, कि हम सभी को आज़ादी मिले, हम सभी को इक्वालिटी मिले, हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारा कोई एक्सप्लोटेशन ना हो। ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और यही सारे के सारे हमारे ह्यूमन राइट्स भी हैं। एक इंसान को क्या चीज़ें चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, यही हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं।
और इसी को लेकर हमने क्या किया दोस्तों कि एक कमीशन बना दिया है जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से या फिर एनएचआरसी कह रहे हैं। द कमीशन फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव और एन पिटीशन प्रेजेंटेड बाय द विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर ह्यूमन राइट कमीशन है, अगर आपके साथ किसी तरीके की कुछ ऐसी चीज हुई है जिसमें आपके ह्यूमन राइट्स को छीन लिया गया है, या फिर अगर ह्यूमन राइट कमीशन को पता चले कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर लोगों के साथ मास लेवल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, तो वहां पर ये खुद भी इंटरवीन करते हैं या फिर आप खुद इनसे अप्रोच भी कर सकते हैं या फिर इनके यहां पर पिटीशन लगा सकते हैं। विजिट टू जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली जो हमारे जेल में रहने वाले इनमेट्स होते हैं या फिर कैदी होते हैं उनकी कंडीशंस को, क्योंकि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उन पर स्टडी करता है। अंडरटेकिंग एंड प्रोटेक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये उस पर डिस्कशन करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को कैसे और अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, किसी को सजा नहीं दे सकते। इट कैन मेयरली मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, और ये कमीशन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा कि भैया इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी, और अगर देखा जाए कि अगर किसी कैदी के साथ बहुत लंबे टाइम तक उसको जेल में रखा हुआ है और उसके केस की हेयरिंग ही नहीं आ रही, उसका केस बहुत सिंपल सा है, 10 साल से वो जेल में फंसा हुआ है, उसकी सजा ही 1 साल की है, या फिर आप देखें जो उसने ऑफेंस किया है उसकी सजा ही 6 महीने की है, लेकिन वो बेचारा 10 साल से जेल में फंसा हुआ है। ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, इनजस्टिस हुआ। इस सिचुएशन के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारा ये एनएचआरसी होगा, ये गवर्नमेंट को या फिर हमारी जुडिशरी को बताएगा, जुडिशरी उस केस को ओपन करेगी और जल्द से जल्द क्या करेगी दोस्तों कि उस आदमी के साथ जो इनजस्टिस हो गया है इसे जस्टिस दिलाने की कोशिश करेगी। अब यहां पर हमारा एक और पॉइंट आने वाला है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। इसे कहा जा रहा है दोस्तों कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और स्टेट पॉलिसी का मतलब कि हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होंगी, गवर्नमेंट को किस तरीके से चलना है, उनको हम लोग अपने इस पॉइंट के अंदर आपके सामने यहां पर पेश करेंगे। सबसे पहले द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स, कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से चलना है वो 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी सी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कि कुछ ऐसे राइट होंगे जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देगी जो फंडामेंटल राइट के अलावा होंगे। एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, और गवर्नमेंट को भी कुछ सर्टेन जो हमारी पॉलिसीज होंगी जो गवर्नमेंट के जरिए ही बनाई जाएंगी उसको भी अडॉप्ट करना होगा। तो ये हमें फंडामेंटल हमारी जो राइट्स हैं उसके अंदर हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उसमें देखने को मिल रहा है। रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इनमें रिश्ता क्या है ये देखो। फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। तो देखा जाए फंडामेंटल राइट्स हमें ये बताते हैं कि कुछ सिचुएशन होंगी या फिर बहुत सी ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर लोगों के राइट्स को पूरे तौर पर लोगों के साथ रखा जाएगा, गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। और वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हमें ये बताता है कि कैसे आपको क्या करना है, लोगों के राइट्स का ध्यान रखते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स हर एक इंसान के जो राइट्स होते हैं उसको, सिटीजन को इंश्योर करता है। और वहीं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं ये पूरी की पूरी सोसाइटी की जो वेलबींग होगी, पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट एक इंसान के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी के लिए काम करती है। और वहीं आप देखें जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हर एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने की हमें कोशिश करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के आखिरी पॉइंट को, जिसे कहा जा रहा है राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये भी इंडिया के अंदर एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था जिसे बाद में हटा दिया गया। क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए इसको समझने की हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, प्रोसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। शुरुआत के अंदर हम सभी को आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था, और इस राइट टू प्रॉपर्टी के जरिए जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं गवर्नमेंट भी आपसे नहीं छीन सकती है। बट इससे बहुत सारी परेशानी हो रही थी कि भैया मान लीजिए कि गवर्नमेंट को अगर फ्लाईओवर बनाना है, गवर्नमेंट को अगर आपसे जमीन चाहिए तो आप गवर्नमेंट आपसे ले नहीं सकती थी। हालांकि गवर्नमेंट आपको अच्छा मुआवजा दे रही है, अच्छा आप देखते हैं दोस्तों पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि मुझे बेचना नहीं है। तो ऐसे डेवलपमेंट कैसे होगी, ऐसे रोड्स कैसे बनेंगे। और इसी बात पर लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ी डिबेट हमें इंडिया के अंदर होती हुई दिखती है और फिर इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जाता है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट द प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट और बाय द पब्लिक वेलफेयर, है ना। और यहां पर यह बात कर दी गई थी दोस्तों कि शुरुआती टाइम के अंदर कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हर एक इंसान की जो अपनी जमीन है वो उसका मालिक है, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है दोस्तों कि लोगों से उनकी जमीन को नहीं ले सकती है पब्लिक वेलफेयर के नाम पर कि भैया रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, ये नहीं ले सकती। ये बात शुरुआत में हमने रखी। लेकिन बाद में यानी कि 1973 ना हमारा सुप्रीम कोर्ट जो था एक डिसीजन को
देता है। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया जाएगा, अब ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके अंदर गवर्नमेंट एक्शंस ले सकती है। फंडामेंटल राइट होगा तो गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन नहीं कर सकती। 1973 में इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर के अंदर यह कहा जा रहा है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ना, अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं होगा, उसको बस एक ऑर्डिनरी लॉ के तरीके से या फिर एक ऑर्डिनरी राइट के तरीके से ही रखा जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो क्या करती है कि अगर आपसे क्या करना चाहे, अगर आपसे जमीन मांगेगी तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास क्या है कि आपके पास प्रॉपर्टी को लेकर फंडामेंटल राइट नहीं है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट मांग रही है तो आपको देना पड़ सकता है अगर वो आपको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। ये बात अब यहां पर आती हुई दिखी। इन 1978 द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट। और आज के टाइम पर आप देखें कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आपको कैसा दिखता है दोस्तों, कि एक सिंपल लीगल राइट है, बस एक कानूनी अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये आपका राइट है। एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि अगर आपसे छीन लिया जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट आपसे लेना चाह रही है किसी पर्पस के लिए तो आपको देना होगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए दोस्तों, यहां पर यह बताया गया कि अब इसको आर्टिकल 300A के जरिए एक लीगल राइट के तौर पर रिकॉग्निशन दे दी गई। और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग पूरे तौर पर कंक्लूड होते हुए देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इस चैप्टर की जो आगे की, इस चैप्टर की नहीं, एक नए चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को जरूर कॉमेंट करके बताना है कि अगला चैप्टर आप कौन सा कराना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।